हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी में हमारा चल रहा है मतलब ग्रामर वाली हिंदी व्याकरण, जिसमें लगभग 4-5 क्लासेस में बता चुकी हूँ। वर्णमाला अभी हमारी मतलब जर्नी वर्णमाला की स्टार्ट हुई है, अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा और लंबा खींचेगा क्योंकि कचाइन करना है ना। तो चलिए फिर देखते हैं वर्णमाला। कल मैं थोड़ी सी वीडियो बना पाई 20-22 मिनट की, क्योंकि बीच में लाइट ही चले गई। तो फिर जब लाइट चलेगी तो मैं बना नहीं पाई, इसलिए उसको मैं ढंग से लास्ट में बाय भी नहीं बोल पाई क्योंकि लाइट चली गई थी, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, उसमें तो मेरा कोई फॉल्ट है नहीं। और है ना। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ वीडियोस मैं पहले जैसे भाषा के परिवार और ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना। तो इसमें तो नेटवर्क भी नहीं है आज, नेटवर्क कनेक्शन। तो ये भी वाईफाई में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। खैर, तो क्या कह रहे थे, हम पढ़ रहे थे हिंदी, है ना। और हिंदी में हमारी क्या चल रही थी, व्याकरण। और व्याकरण में हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। यहाँ तक क्लियर। वर्णमाला को थोड़ा थोड़ा कचाई में कर चुकी थी, जैसे अयोगवाह में आपको बता चुकी थी, व्यंजन में आपको बता चुकी थी, स्वर में आपको बता चुकी थी। संस्कृत के आधार पे थोड़ा और कचाइन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था क्या क्या होता है, स्वर होते हैं, फिर व्यंजन पढ़े थे हमने, व्यंजन होते हैं, यहाँ तक होप कि आपको दिख रहा होगा, व्यंजन होते हैं। फिर इसी में हमने पढ़े थे क्या होता है, अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह, है ना। फिर इसी में पढ़े थे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसी में पढ़ा था उक्षिप्त होते हैं, उक्षिप्त 2 उक्षिप्त होते हैं, कितने टोटल 2। संयुक्त व्यंजन कितने 4, अयोगवाह भी 2, व्यंजन भी 25, स्वर होते हैं 11, संस्कृत में पूछेगा तो 13, है ना। और इसी में अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ व्यंजन यौरलव तो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 ही होते हैं। कुछ और छूटा है, छूटा है 11, 25 हो गया। इसको काउंट कर लेना, कुछ छूटा होगा तो बताना मुझे। इसमें शायद मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, नहीं ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या है, स्वर को कचाइन करना है। मतलब सबसे पहले हम किसको पढ़ लेंगे, स्वर को हम पढ़ लेंगे, है ना। तो इसको देख लेते हैं। स्वर को मैं सोच रही थी इस वाले पोर्शन को मैं कम करूं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई बात नहीं। तो हमको क्या पढ़ना है, इसको इधर कर लेते हैं, स्वर, है ना। अब देखिए स्वर को कचाइन। अब आपने अभी तक स्वर पढ़ा कि कितने हैं, टोटल 11 हैं। कितने हैं, टोटल 11 हैं। लेकिन इन 11 स्वरों को भी हमने देखना है कि कौन सा, कहाँ उच्चारण स्थान इनके कहाँ कहाँ से हैं। जो क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहे हैं वो पहले वाला जमाना चले गया, जो आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि हिंदी में स्वर कितने हैं या संस्कृत में कितने हैं। अभी आपसे ये पूछ रहा है कि और जो स्वर होगा तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, या आ है तो उसका उच्चारण क्या होगा, या स्वर कितने टाइप के हैं। तो उच्चारण के आधार पर भी हमने इन स्वरों को अलग अलग भागों में तोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो जो स्वरों का वर्गीकरण, इसको काट लेते हैं, 11 तो है ही, लेकिन साथ में कितने हो जाएंगे, 5 टाइप के हमको पढ़ने, है ना। 5 टाइप के हमको स्वर पढ़ने। तो पहले मैं नाम क्या, मैं डायरेक्ट ही आपको लिखा लेती हूँ, उच्चारण या अवधि के आधार पर। पहला जो प्रकार होगा, ऐसे स्कूल में लिखते थे ना, उच्चारण, है ना, उच्चारण व अवधि के आधार पर। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ रहा, अवधि अभी बताती हूँ, अवधि के आधार पर। किसी ने अगर पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला था अवधि, और एक होता है अवधि, है ना, अवधि। तो ये अवधि जो है, ये क्या है, आपकी भाषा, ये अवधि भाषा, जिसमें रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने। और ये अवधि होता है समय, ठीक है। तो उच्चारण या कितना समय लगेगा किसी वर्ण को बोलने में, मतलब स्वर को बोलने में कितना समय लगेगा, अवधि या उच्चारण, तो उसी को क्या कहा गया, इसके आधार पे हम बांटते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, उच्चारण और अवधि के आधार पर। तो उच्चारण और अवधि के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, मतलब कितना समय लगेगा। तो पहला है आपका लघु, मतलब इसके भी 2 प्रकार है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा, है ना, छोटा। और लघु और दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा। किसी ने यूके बोर्ड या यूपी बोर्ड, है ना, दिया होगा तो बोर्ड एग्जाम में आते थे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर विस्तृत प्रश्न, ऐसे करके कुछ आते थे। तो वहां आपको ध्यान आ रहा होगा ये लघु और दीर्घ क्या है ना। तो ये हिंदी के हिसाब से लघु और दीर्घ। अगर आपसे पूछेगा उच्चारण के आधार पर संस्कृत के कितने मतलब स्वरों के कितने, उच्चारण के आधार पर संस्कृत में स्वरों के कितने प्रकार हैं, तब आपके 3 हो जाएगा। 2 तो सेम ही रहेंगे आपके, ये 2, एक इसमें और आ जाएगा प्लुत,
जैसे ओम बोलते हो ना, ओम देखो, ओम तो ऐसी ध्वनि निकलती है ना। प्लुत मतलब बहुत लंबा, किसी शब्द को बोलने में बहुत लंबा जाना, उसको संस्कृत में बोलते हैं ओम। क्योंकि ओम शब्द जो है ये इकलौता शब्द है, प्लुत स्वर का इकलौता उदाहरण है ये पूरे हिंदी के इतिहास में। ये भी एक सोचनीय विषय है ना। खैर, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब लघु में कौन कौन आएंगे, दीर्घ में कौन आएंगे, बहुत कचाइन हो गया है, हटा देते हैं। तो देखिए लघु स्वर, देखते हैं लघु स्वर। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहोगे तो सिंपल सी बात हो जाएगी इसमें कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, लघु स्वर। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, जिसको डेफिनेशन लिखनी है अपने नोट्स में वो लिख सकते हैं। जिनके उच्चारण में, मैं बोल रही हूँ जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। होप कि आपको यहाँ तक दिख भी रहा होगा, है ना। तो क्या क्या होगा, एक मात्रा का समय कहाँ कहाँ लगेगा, किन किन स्वरों में लगेगा, देखते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए अ है, छोटा वाला, छोटी वाली ई, छोटा वाला ऊ और री, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, लघु स्वर। अ, ओहो छोटी वाली ई बोला, बोल छोटी वाली ली हूँ, लिख बड़ी रही हूँ। ई और ऊ और री, मतलब टोटल कितने हो गए, 4। क्वेश्चन पूछा था कि क्या अवधि, उच्चारण और अवधि के आधार पर जो लघु स्वर होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, तो कितने हैं, 4। और ई मतलब लघु मतलब छोटा, तो अ छोटा है, आ बड़ा है, ई छोटा है, बड़ी ई बड़ी है, ऊ छोटा है, ये तो है, और रे इसी में आ जाएगा लघु स्वर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी में फंसाता है, क्योंकि छोटे से तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे अ ई ऊ, है ना। आप बोलोगे ऊ क्यों नहीं हो सकता इन्हें, तो इन्हें क्या करते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वरों को क्या कहा जाता है, मूल स्वर। इन्हीं स्वरों से सारे स्वर बनेंगे। अभी ध्यान देखना कैसे, मूल स्वर भी इन्हें कहा जाता है, किनको, लघु स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक ही मात्रा है ना, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये सारे आए क्वेश्चन है, एक मात्रिक स्वर। अब आपने पढ़ा है कि लघु स्वर 4 होते हैं, आपसे पूछ लिया कि मूल स्वर कितने होते हैं, आप फंस गए। हमने तो लघु पढ़ा था, मूल तो पढ़ा ही नहीं था। मूल का मतलब होता है इन्हीं 4 मूल शब्दों से सारे स्वर बनेंगे। अभी देखेंगे हम कैसे। और एक मात्रिक क्यों, क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है जब आप उच्चारण करते हैं, क्योंकि आप उच्चारण अवधि के आधार पर पढ़ रहे हो। तो एक मात्रिक स्वर भी इसलिए इनको कहा जाता है। ये एक बात हो गई। इनके द्वारा सभी स्वरों का निर्माण होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्या हो जाता है, इनके द्वारा सभी, किसका, सभी स्वरों का निर्माण होता है ना, स्वरों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। देखते हैं अभी कैसे होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, जैसे मूल स्वर क्या मतलब, जैसे अ प्लस अ को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, आ, यही होगा। फिर ई प्लस छोटी ई जोड़ दो, क्या हो जाएगा, बड़ी ई। फिर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़ दो, बड़ा ऊ। यहाँ पे जगह नहीं है, होप कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, है ना। ऊ और अ प्लस ई जोड़ दो। अब इसको जोड़ना है, अ प्लस ई, यहाँ लिख लेती हूँ, अ प्लस ई, तो क्या हो जाएगा, ए, यही होगा ना। अ प्लस ई जोड़ करके क्या हो जाएगा, अ प्लस ई जोड़ करके ए। फिर अ प्लस ऊ जोड़ना है, अ तो सब में ही रहेगा, ऊ जोड़ना है, अ प्लस ऊ जोड़ करके देखो आगे के स्वर बनेंगे सारे, अ आ ई उ ऐसे बन रहे हैं, देखो अ आ ई उ ऊ। अब आगे के स्वर फिर उ के बाद री तो आपको अलग छोड़ना है ना। री क्योंकि संस्कृत का आया, लेकिन हम हिंदी में इनको पढ़ते हैं। आगे जो संधि बताऊंगी तो बताऊंगी इसको, है ना। तो फिर आ गया ए और फिर आ गया आपका क्या, मतलब अ और ऊ को मिला करके हो जाएगा, नहीं, हाँ ऊ हो गया, फिर ए हो गया आपका, मतलब अ और ई को मिला करके ए हो गया, फिर अ और ऊ को मिला करके हो जाएगा ओ, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, अ और ऊ को मिला के, अ और ऊ को मिलाकर फिर अ प्लस बड़ा ऊ हो जाएगा, अ प्लस नहीं, अ प्लस ए को मिलाते हैं ना, अब आगे ए को मिला करके हो जाएगा आओ, नहीं बड़ा वाला ए, ठीक है, बड़ा वाला ए हो जाएगा, बड़ा वाला 2 मात्रा वाला आई हो जाएगा।
लेकिन हम इसको एक ही लिखेंगे क्योंकि मात्रा में तो हम एक ही लिखते हैं ना। तो ये आपको ओहो, ये आपको एक तो जगह यहाँ पे कम है ए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ए मिला करके बड़ा ए हो जाएगा, मतलब एक ही मात्रा लगानी है इसमें, ऊपर वाला तो मिट ही गया है ना। एक यहीं लिख दो, पूरे हो गए होंगे। और ओ को मिला करके क्या, ओ प्लस ओ को मिला करके क्या बना, बड़ा वाला आओ। होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। क्लियर हो गया। देखिए तीन तो तीन मतलब तीन जो है, कौन तीन, ये जो मूल स्वर पड़े थे, तो ओ मिलके आ, इसके बाद वाला, फिर ई मिलके बड़ी ई, ऊ मिलके बड़ा ऊ, फिर री ऐसे ही ले लो है ना। फिर किसको मिलाना है, ओ प्लस ई, ओ के बाद यहाँ क्या आया था ई, ओ आ के बाद ई आता है, ई को मिला दिया ए बन गया। फिर ओ प्लस ऊ मिला दो, ओ प्लस ऊ ओ बन गया एक वाला। फिर ओ प्लस बड़ा ए मिला दो, यहाँ बड़ा ए आ जाएगा तो यहाँ भी बड़ा आ जाएगा। तो ओ प्लस ओ और बड़ा ओ छूट गया है तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए आई और ओ आओ आगे पीछे चलते हैं। ये आपको ध्यान, यहाँ तक तो सब साथ ही चलेंगे, यहाँ से अलग चलेंगे है ना, मतलब बीच में गैप आ रहा है। क्लियर हो गया। नहीं आएगा तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये वाला समझ नहीं आया है। अब आते हैं दूसरा प्रकार में, दीर्घ स्वर। अभी इसने अपने आप ही कलर बदल दिया। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब जैसे बड़ा, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है ना। ठीक है, उनके उच्चारण में तो लग रहा है, लेकिन इसके उच्चारण में क्या लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये होता है दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर। तो जिनके उच्चारण में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर, या दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो जितने भी बड़ा है सब इसमें लिख लो, चार तो उसमें लिख लिए थे हमने। तो आ छूटा है ना, बड़ी ई छूटी, बड़ा ऊ छूटा, फिर क्या छूटा, ए छूटा, फिर आई छूटा, ओ छूटा, फिर बड़ा ओ छूटा। यही हो गया। देखो कितना हो गया, 7 होने चाहिए टोटल है ना। हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7 हो गए। टोटल दीर्घ स्वर क्या हो गए, 7 आपके हो गए। और दूसरा क्या है, आ समान स्वरों से मिलकर बने हुए, इसलिए इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से, आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। देखिए जो आ है वो किस किस से मिलके बना था, अभी पढ़ा था हमने, ओ प्लस ओ है ना। जो बड़ी ई है ये किससे मिलके बनी है, छोटी ई प्लस छोटी ई। जो बड़ा ऊ है वो किससे मिलके बना है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो इनको जो समान स्वरों से मिलके बने हो इन्हें कहते हैं सजातीय स्वर, PYQ है। इनको क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर। क्योंकि देखो ये दोनों सेम होंगे, सजातीय मतलब सेम जाति के, तो इसीलिए इनको सजातीय बोल दिया गया। तो सजातीय स्वर कितने होंगे, 3 ही होंगे है ना। सजातीय स्वर समान स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। तो सजातीय स्वर कितने हैं, सजातीय स्वर कितने होंगे, हिंदी वर्णमाला में सजातीय स्वर या स्वरों में सजातीय स्वर कितने हैं, तो 3 प्रकार के। अब विजातीय भी हो जाता है, काट दो इसको, काट देते हैं। विजातीय भी होगा, विजातीय मतलब जो असमान हो, विजातीय स्वर भी होंगे। तो जितने बचे वो विजातीय हो जाएंगे। तो कौन कौन बचा, कौन कौन बचा, देखो जिनके अलग अलग हो जाएंगे है ना। तो कौन कौन हो जाएगा, जैसे ए हो गया, बड़ा ए हो गया, ओ हो गया एक मात्रा वाला, और बड़ा ओ हो गया। तो ये क्या है, आपके विजातीय स्वर है। विजातीय मतलब इनकी जो ये इनकी बनावट है ये अलग अलग प्रकार से हुई है। तो ए ओ मतलब ओ या ओ, आ है ना, प्लस किसको, ई को मिला करके क्या बना आपका, ई या बड़ी ई। तो बड़ी ई तो नहीं लिखेंगे इसमें है ना, हाँ चलो लिख लेते हैं, बड़ी ई को मिला करके क्या बना, ए। फिर ओ आ तो सेम ही रहने वाला, क्योंकि बिना ओ आ के तो काम नहीं चलेगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा है, हाँ ठीक है, ओ आ तो सब में ही सेम रहेगा ना। तो इसमें छोटा ए या बड़ा ए, तो मिला करके क्या बन गया, बड़ा ए। ओ कैसे बनेगा, ओ बना ओ आ तो सेम ही रहेगा, प्लस ऊ या बड़ा ऊ है ना, उससे क्या बन गया ओ। और आओ किससे बन गया, ओ और
आ को मिला के और आ को मिला के प्लस कचाइन हो रहा है, मेरे को पता है, ओ या आओ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये अब क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। विजातीय मतलब जिनकी जाति सेम नहीं होती है, जो अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने हो। तो ये कितने हैं आपके, टोटल 4 हैं, है ना। ए आई, छोटा ए विजातीय कहते हैं, छोटा ए बड़ा, बड़ा ए, बड़ा ही बोलेंगे ना इसको, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, विजातीय हो जाएंगे 4। तो विजातीय स्वर कितने होते हैं, 4, और सजातीय कितने होते हैं, 3, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना, सजातीय कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, मुझे डाउट है इस पर, तो मैं देख रही हूँ, है ना। तो ये आपके विजातीय हो जाएंगे। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था कि स्वरों के प्रकार 5 टाइप के हैं। तो अभी सिर्फ हमने किसके आधार पर पढ़ा था, किसके आधार पर पढ़ा, उच्चारण या अवधि के आधार पर, उच्चारण या अवधि के आधार पे पढ़ा। अब ये जो अब नीला लिखने लग गया, ये देख लो, है ना। तो इधर तो लिखते ही नहीं है, क्यों इसके साथ छेड़छाड़ करना है। तो हमने पढ़ा था किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमने देख लिया, है ना। उच्चारण के आधार पर या अवधि के आधार पर हमने देख लिया कौन सा होता है, लघु और दीर्घ, ठीक है, लघु और दीर्घ। अब पढ़ते हैं हम, ये पहला प्रकार है। अब पढ़ते हैं हम जीवा के आधार पर, मतलब ओष्ठाकृति के आधार पर देख लेते हैं। ओष्ठा मतलब होठों के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर भी 2 टाइप के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और दूसरा क्या है, ये पहला प्रकार है, और दूसरा प्रकार है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। ओष्ठ मतलब जब आप इन स्वरों को बोलेंगे तो ओष्ठ की आकृति कैसी होती है, गोल होती है या गोल नहीं होती है, कुछ और टाइप की आकृति होती है। तो पहला आकार है वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। इस वृत्ताकार को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा आता है। होंठ के समान जो गोल होगा उसे वृत्ताकार कहेंगे, है ना। तो कौन होगा, देखो जैसे ऊ बोलो, छोटा ऊ गोल हो रहा है, ऊ सॉरी, फिर बड़ा ऊ भी गोल ही हो रहा है। फिर अगर आप ओ देखोगे तो इसमें भी गोल ही हो जाएगा, और फिर जो आओ है उसमें भी गोल ही हो जाएगा। यही तो होगा, आप चाहे तो खुद बोल करके भी देख सकते हैं। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, ये वृत्ताकार। और जितने बचे अवृत्ताकार, तो कौन कौन बचे देखो, ओ, फिर आ, है ना। जितने भी और बच रहे हैं, ओ आ, ई उ नहीं, उ तो इसमें आ गया, ओ आ, ई, बड़ी ई, उ तो इसमें आ गया, फिर री, फिर ए, फिर आई। तो ये किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार। देखो अ बोलते टाइम ओ तो गोल नहीं हो रहा है, लेकिन ऊ में प्रॉपर शेप बन रही, ऊ, बड़ी ऊ, ओ आओ। अ बोलने में नहीं हो रहा है, आ बोलने में तो और मुंह खुल रहा है, ई में भी नहीं, बड़ी ई में भी नहीं, री में भी नहीं, ए आई में भी नहीं बन रही, इसलिए इनको अवृत्ताकार कहा गया, है ना। अब देखते हैं आगे, तीसरा जो प्रकार है इसको मैं मिटा देती हूँ, है ना, बस प्रकार प्रकार लिखते हैं इसमें, यहां तक अवृत्ताकार। तीसरा प्रकार देख लेते हैं कौन हो जाएगा हमारा, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर लिख लेते हैं, जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर भी क्या होगा आपका, 3 हो जाएंगे। अभी तक 2-2 पढ़े थे, जिह्वा के आकार पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन सा, अग्रभाग में, अग्र जिह्वा मतलब जीभ का जब अग्रभाग उठ रहा है, मध्य भाग में कुछ हलचल है, और पश्च मतलब सबसे पीछा, मैं पीछा नहीं पीछे, तो मध्य और पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। तो अग्र मतलब आगे वाले जीभ के आगे भाग में कुछ हलचल होगी, मध्य मतलब बीच वाले भाग में, और पश्चिम मतलब सबसे पीछे वाले भाग में कुछ हलचल होगी। तो देखते हैं, अग्र स्वर मतलब जीवा का जब अग्र मतलब आगे वाला भाग जो है वो क्रियाशील रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अग्र स्वर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम मध्य स्वर को देख लेते हैं। पहले आप मध्य स्वर को देखो, क्योंकि मैं फिर अभी धीरे धीरे और कचाइन होगा तो आपको ध्यान है। तो मध्य स्वर में केवल एक ही आता है, ओ। मध्य स्वर में केवल एक ही आता है आपका, मतलब जो मध्य जीवा है उसमें केवल एक ही आ जाता है, मध्य भाग क्रियाशील होता है, ओ, है ना। अब उसके बाद मध्य के बाद इधर चले जाओ बीच से, तो पश्चिम में देखो आ, अगर आप देखोगे तो पीछे वाले, सबसे पीछे वाले में क्या हो जाएगा, आ उ और ओ आओ।
आ तो है ही है, ये इसी में है। हाँ, इसको देख लेते हैं। आ, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, ये सब इसमें। आगत स्वर भी इसी में आएंगे। आगत क्या होगा, बस अभी फिलहाल इतना याद रखो कि आगत स्वर क्या है, बाद में बताऊंगी आगत स्वर क्या है। तो आ कौन कौन से हो जाएंगे, आ ऊ उ, और ओ, और बड़ा ओ। अब मैं आपको एक और मजेदार बता रही हूँ। पश्चिम में सारे ओ वाले हैं, जो और टाइप से बन रहे हैं, जिसमें आपको ऐसे बनाना पड़ रहा है। देखो आ ऊ, याद रखने के लिए ऊ, फिर इसमें भी आपको सब में ही ऐसा बनाना पड़ेगा। तो पश्चिम में कितने आ जाएंगे, ये जो पश्चिम में बन रहे हैं ये सारे ऊ से बनेंगे। किसमें, जीवा के आधार पे। याद रखने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें थोड़ी बहुत करके दिमाग में फिट करो। और अग्र में फिर जितने बचेंगे वो सारे इसमें हो जाएंगे। तो देखिए अ आ उ ऊ, अब क्या बचा, ओहो, री, फिर ए, फिर आई, ओ आ उधर आ गया, है ना। तो कितने बचे इसमें, 3 हैं। ओ आ ई, ई कहाँ है, ई और ई, सॉरी, ई ई। तो देखो और सबसे पहले बीच में जाना है, ओ लिखा, फिर पश्चिम में चले जाओ, ओ आ, फिर इधर आ जाओ, ई ई, फिर उ ऊ, री, फिर ए आई, ओ आओ, ऐसे करके। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो मध्य वाला सबसे पहले याद रखना है कि जब जीवा के आधार पे पूछेगा तो सबसे पहले बीच में जाना है ना। ऐसे याद रखो, जीभ क्या है, 2 दांतों के बीच में है, तो बीच में जाना है। जीवा जब भी आएगी तो बीच में जाना है, तो अ हो जाएगा। फिर पश्चिम में जाना है, उसके बाद पीछे की तरफ जाना है, गले की तरफ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पश्चिम में जाने के लिए आपको ऐसा याद रखना है, 3 याद रखना है पश्चिम में जाने के लिए, है। और जितने बचेंगे वो इसमें डाल सकते हो आप। तो ऐसे ही करके मैंने याद किया है, आप भी ऐसे ही करके याद करो, काम तभी चल सकता है ना। आगत स्वर क्या होता है, जैसे डॉक्टर वगैरह हो गया, जो इंग्लिश के भी शब्द है ना। अब अभी बहुत है इसमें, क्योंकि मुखाकृति या तालु के आधार पर है, फिर आपका नासिका के आधार पर 4 भेद है। बहुत ज्यादा लंबा जो है वीडियो चला जाएगा, आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इतना ही समझ लीजिए, किस किस के आधार पर, उच्चारण और अवधि के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर 2 पढ़े थे, दीर्घ और लघु, सॉरी लघु और दीर्घ। और फिर प्लुत होता है प्रकार, जो अवधि के आधार पर होता है, वो संस्कृत का होता है ना। और फिर जीवा के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर भी हमने कितने पढ़े थे, 2, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। फिर हमने पढ़ा था जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर भी हमने पढ़े थे 2, कौन कौन, सॉरी 3, अग्र, पश्च और मध्य। सबसे पहले मध्य में जाना है, फिर पश्चिम में जाना है, फिर आपका कहाँ आ जाना है, अग्र में आ जाना है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, मध्य, फिर पश्च, फिर अग्र आ जाना है। तो यहाँ तक आपको हो समझ आ गया होगा। थोड़ा सा पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड तो अभी मुझे नहीं लगता है, लेकिन आपको लगेगा जो पहली बार वीडियो देख रहा है। और ये कचाइन सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इन्हीं कचाइन के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से जीवा की क्रियाशीलता के मतलब जीवा की अग्र क्रियाशीलता के आधार पर कौन सा स्वर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अग्र पूछ रहा है मतलब आगे की। तो आप पश्च और मध्य हटा दीजिए, पश्च में सारे मतलब जिसमें 3 बन रहा है वो वाला, मध्य में आपको पता है एक ही आ रहा है, और बाकी जितने भी बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे। इस टाइप से आप कर सकते। अभी हम सिर्फ स्वर पढ़ रहे हैं, फिर व्यंजनों को कचाइन करना है, स्पर्श स्पर्श, संघर्षी संघर्ष, स्पर्शी, इस टाइप से फिर उपक्षिप्त है। तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, हर दिन कुछ सीखेंगे, तो एक दिन बहुत ज्यादा भंडार हमारे पास हो जाएगा, और मतलब हिंदी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। खैर आज के लिए इतना ही। और चैनल आपको थोड़ा हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बोल रही थी, मुझे अभी ध्यान से उतर गया है, कुछ था अपडेट थी वो हिंदी के बारे में, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कुछ अपडेट किया था, लेकिन मुझे ध्यान से अभी उतर गया है। लेकिन खैर मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल ही दिमाग से स्किप हो गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मिलते हैं फिर एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ।